हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद प्यारी होने वाली है। और आज हमने क्या किया है कि मिक्स क्वेश्चन डाले हैं और ये 9वां पार्ट है। इससे पहले 8 पार्ट ऐसे ही आ चुके हैं। आपका एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल पास में है। तो उसके लिए ये क्लास आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे सर? भाई सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तभी मिक्स क्लास नाम रखा गया है। और क्लास आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं। जिस प्रकार पहला क्वेश्चन है, गाड़ियों में साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन बनी रहती है। आज के बाद नहीं रहेगी। जो गाड़ियों का साइड मिरर है, इस प्रकार जो आप पिक्चर भी देख रहे हैं, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आज के बाद कन्फ्यूज नहीं होना है कि कौन सा दर्पण है। यह उत्तल दर्पण है ना। आप इस प्रकार से इसको याद रखें कि यह उत्कृष्ट है ना, या अव्वल है। इस प्रकार से उत्तल आपको याद रखना है, कौन सा और नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? 3 रेखाएं कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत। विषुवत को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं। तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके लिए हमने सुविधा के लिए मैप ले रखा है आज। मैप क्या है? ग्लोब है बेसिकली। ग्लोब को देखेंगे। देखिए, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, जहाँ हमारा भारत देश है, हरियाणा है, या कई सारे अदर कंट्रीज भी हैं। तो इसमें से कौन सी रेखा निकलती है? इसमें से कर्क रेखा निकलती है ना। कर्क रेखा निकलती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोल देते हैं। अच्छा, जो यूरोप है उसको हम देख लेते हैं। यूरोप में से नहीं निकलती है इन तीनों में से कौन सी भी रेखा। यूरोप ऊपर रह गया। ऑस्ट्रेलिया ये नीचे है। ऑस्ट्रेलिया से निकलती है नीचे वाली मकर रेखा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके बाद बच गया, कौन सा बच गया? अमेरिका। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में से निकलती है कर्क रेखा, और साउथ अमेरिका में से 2 निकलती हैं, भूमध्य इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। लेकिन अफ्रीका, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप में, यानी कि कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्री होती हैं। जिस प्रकार देशों का समूह होता है, जिस प्रकार एशिया में तकरीबन 50-52 कंट्री हैं, है ना। तो इनको एक महाद्वीप बोल देते हैं। इसी प्रकार हमारा एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये कुल हमारे 7 महाद्वीप हैं। 7 ही हो गए ना। तो इसी प्रकार देशों के समूहों को महाद्वीप बोल देते हैं। और आज हमने डिस्कस क्या किया है कि तीनों रेखाएं, जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा है, वह किस महाद्वीप में से गुजरती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस महाद्वीप का क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें से तीनों रेखाएं गुजर जाती हैं। इन रेखाओं का क्या महत्व है? सबसे पहले तो ये पृथ्वी पर रियलिटी में नहीं है, ये ग्लोब पर बनाई गई हैं एक एस्टिमेट के लिए, ताकि इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकें। किस चीज़ की जानकारी सर? एक तो जो हमारा सूर्य है, उससे जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो बीच वाले भाग पर सबसे अधिक आती हैं, बाद में कम पड़ती हैं, वहाँ तक पहुँचते हुए उन्हें टाइम लगता है। और जो ये वाला भाग है, ये सबसे गर्म होता है, जहाँ पर सबसे अधिक तापमान है, उसको इक्वेटर के आसपास का स्थान बोलते हैं। इससे जो हम थोड़ी ऊपर चलते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश और थोड़ी नीचे 23.5 डिग्री देशांतर तक, हाँ, देशांतर नहीं, ये भी इसको अक्षांश ही बोलेंगे, है ना। इसको दक्षिण बोल देंगे। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उसको उत्तरी अक्षांश बोल देंगे, क्योंकि देशांतर तो खड़ी रेखाएं होती हैं। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसको सबसे अधिक गर्म क्षेत्र बोल देते हैं, है ना। भारत का कुछ हिस्सा इसमें आता है, क्योंकि जो कर्क रेखा है, ये रहा भारत, नीचे वाला भाग इसमें आता है। इससे ऊपर जब हम चलते हैं तो सूर्य की लाइटें कम आती हैं और ये एरिया ठंडा होता चला जाता है। और जो हमारे दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इन पर बहुत अधिक ठंड हो जाती है। यहाँ के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है
जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर एशिया की पूछे तो एशिया में से कर्क रेखा गुजरती है और भारत में से भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी का प्यारा सा क्वेश्चन है, अलंकार का क्वेश्चन है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है और इसकी पहचान क्या होती है? किसी भी वर्ण की पुनः आवृत्ति होती है। जिस प्रकार र वर्ण है तो इसकी र र र र इसकी पुनः आवृत्ति हो रही है और यही पहचान है अनुप्रास अलंकार की कि इसमें वर्ण रिपीट होगा, कई बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हमने हिंदी वाली मैराथन में जो 3 घंटे की हमारी मैराथन है, बड़े प्यार से और ट्रिक से पूरी की पूरी हिंदी कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि हिंदी HTET के लिए काफ़ी आवश्यक है और आपके नंबर बढ़वाने में सहायता करेगी। अगला क्वेश्चन EVS में भी काम आता है और हिस्ट्री में SST में भी काम आता है। अल-बरूनी के बारे में सत्य है। अल-बरूनी कौन था? पहले तो यही जान लेते हैं। जो हम फैक्ट जानेंगे उससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि अल-बरूनी कौन था। एक यात्री जिसका संबंध उज्बेकिस्तान से है, भारत की तालाब बनाने की, पौंड बनाने की कला पर मोहित हो गया था और इससे संबंधित स्टाम्प 1973 में मिले हैं, जिससे ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये सभी सत्य हैं अल-बरूनी के बारे में। जो भारत में कारीगर पौंड बनाते थे तो ऐसा इसके देश में नहीं था। तो ये जब भारत आया तो इसने देखा कि उतरने के लिए सीढ़ियाँ अलग से हैं और दोबारा से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ अलग से हैं ताकि भीड़ न हो। तो इस पर यह काफ़ी मोहित हो गया और इसने यहाँ पर चबूतरा, जो तालाब के चारों ओर सीमेंट से या ईंटों से बनाया जाता था, वह कला देखी तो यह उस पर भी काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया था। तो अल-बरूनी से संबंधित तथ्य हमने जान लिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रामर से क्वेश्चन है। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड्स, इसमें एरर फाइंड करना है। तो इसमें एरर क्या है? इसमें फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड होगा, क्योंकि राम सिंगुलर है तो राम अकेला है तो इसमें फ्रेंड आएगा। राम इज माई फ्रेंड। अगर ऐसा होता राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स सही था, लेकिन राम इज माई बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ पर ऐस नहीं आएगा, इसलिए फ्रेंड्स में एरर है। इस सीरीज़ की यही खास बात है कि हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कई मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश मैथ क्या पता बिल्कुल भी नहीं आता हो सकता है कि वो मैरिड हों और वो अभी अभी अपनी स्टडी कई साल के बाद, गैप के बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हों, BEd या DLEd या JBT कर रखी हो और अब HTET के लिए वो प्रयास कर रहे हों। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 नंबर का जो मैथ आता है, रीजनिंग आती है और 10 की ही हरियाणा जीके आती है। ये 30 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई दोस्त सोच लेते हैं कि यार अब तो कहाँ मैथ रीजनिंग करेंगे, कहाँ हरियाणा जीके होगी, 30 नंबर तो गए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, आप इन 30 में से 20 प्लस स्कोर आराम से कर लेंगे, बल्कि 25 प्लस स्कोर कर लेंगे अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं और रात को 9 बजे होने वाली क्विज आप कर रहे हैं। तो दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है। हम इस सीरीज़ में, मिक्स क्वेश्चन सीरीज़ में, हम ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन डालते हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपको उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है और एग्ज़ाम में उसी तरह के क्वेश्चन छप के आते हैं। जिस प्रकार ये बेसिक क्वेश्चन है, 100 रुपये का सामान 112 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो अगर 100 रुपये का सामान लिया गया है और 112 का बेच दिया तो 100 पर 12 रुपये लाभ हुआ है, यानी कि 12%। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 200 रुपये का सामान 212 में बेचा गया है तो 200 पर कितना लाभ हुआ? 12। लेकिन ये 12% नहीं है, क्योंकि ये 200 पर है और परसेंट हमेशा 100 पर होता है। तो हम इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6%। और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आप कोशिश करते रहिए, हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके शासन को कहा जाता है? अब यहाँ पर शाहजहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शाहजहाँ के काल में ताजमहल बनवाया गया, लाल किला, जामा मस्जिद और इसी तरह की अनेक निर्माण कार्य करवाए गए। लेकिन ये मुख्य हैं जो लोकप्रिय हैं और सभी लोग इनको जानते हैं, है ना?
ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, तो ये शाहजहाँ के काल में हुआ था। इसी कारण वास्तुकला के सम्राट भी इनको कहते हैं, या ये कहते हैं कि जो मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल था वो शाहजहाँ के काल में हुआ था। ठीक है, हरियाणा बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? करंट का ही क्वेश्चन है, नया मंत्रिमंडल जो बना है। बाल विकास एवं महिलाओं से संबंधित मामले किसके पास हैं? तो सिंपल सी बात है, जो बच्चों के मामले होंगे या महिलाओं के मामले होंगे वह ऐसे व्यक्ति को दिए जाएंगे जो इनको काफ़ी अच्छे से सुने, है ना। और अगर एक महिला है तो वह महिलाओं की बात अच्छे से समझ सकती हैं। अगर इस बात से एग्री करते हैं तो बताना कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ कि एक महिला ही महिला की बात को अच्छे से समझ पाती है। और बच्चों को भी, क्योंकि माँ बच्चों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है एक पिता के मुकाबले, है ना, क्योंकि माँ की कोख से ही बच्चे का जन्म होता है और उसके पास ही वह अधिक समय व्यतीत करता है स्टार्टिंग डेज का। इसी कारण से श्रुति चौधरी, श्रुति में श्रुति वर्ड है जिसका अर्थ होता है सुनना, तो जो सुन सके मामलों को, श्रुति चौधरी हैं बाल विकास एवं महिलाओं से संबंधित मंत्रालय की मंत्री। ठीक है, और श्रुति चौधरी कौन है? मैं पिक्चर तो आज नहीं लगा पाया यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो बंसी लाल थे, हरियाणा के 3 लालों में से एक बंसी लाल, उनके परिवार से संबंधित है ये, उनकी पोती हैं। कौन? श्रुति चौधरी, जो हाल ही में एमएलए हैं और मंत्री भी हैं, और इनकी माता जी एमपी बनी हैं जिनका नाम है किरण चौधरी। अलग का चुनाव करना है 25, 36, 27, 49। 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का, 49 7 का, लेकिन 27 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आपको करके ही आने हैं, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आपको नहीं आना है। मैं बता दूं कि जो 150 नंबर का आपका एचटेट होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि गलत करने पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सभी करके ही आने हैं, चाहे आपको आता हो चाहे आपको नहीं आता हो। और अगर आपके एचटेट के लास्ट में टाइम नहीं बच रहा है और आप क्वेश्चन सोल्व करने नहीं पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन रह गए, आपके मान लीजिए 20 क्वेश्चन रह गए, लेकिन ऐसा करना नहीं है कि आपको रह जाए, आपको टाइम मैनेज करना है। उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे एक क्लास में। तो आपको जो लास्ट में क्वेश्चन बच गए आपके, चाहे आपने वो पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन आपको OMR सीट में उनको भर के ही आना है, उनको आपको भर के आना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 20 में से आपके 6-7 क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, बेसिक से आप ऐसे ही भर के आ जाएं लास्ट में, लेकिन छोड़ना नहीं है बिल्कुल। कुंभ का मेला कब लगने वाला है? 2025 में लगेगा कुंभ। मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बताएं। गार्डनर, यानी कि इन्होंने गार्ड किया है। किसको? जो लोग बोलते हैं कि बुद्धि सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, या तो वह क्रिकेट में हो, या वह म्यूजिक में हो, या वह साइंस में हो, या वह सोशल वर्क में हो, या किसी एक फील्ड में ही हो सकती है बुद्धि। लेकिन गार्डनर ने क्या गार्ड किया? इन्होंने गार्ड ये किया कि नहीं, बुद्धि अलग अलग तरह की होती है। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर की बुद्धि अलग है, AR रहमान की अलग है, और आर्यभट्ट की अलग थी, है ना, स्वामी विवेकानंद की अलग थी, तो ये सभी बुद्धिमान तो थे ही ना। तो इससे क्या प्रतीत होता है, क्या हमें इसे ज्ञात होता है कि बुद्धि सिर्फ एक सेक्टर में ही नहीं हो सकती, कि एक ही तरह की बुद्धि होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में लोग बुद्धिमान हो सकते हैं। तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का। किसने दिया था? गार्डनर ने। कई दोस्त बोलते हैं कि उन्हें CDP बिल्कुल नहीं आती, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ जो क्लास में क्वेश्चन हो रहे हैं आप उनको तो एटलीस्ट कर ही लीजिए। और एग्ज़ाम तक आते आते आपके 30 में से 25 तक क्वेश्चन ठीक हो ही जाएंगे, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का विचार किससे संबंधित है? एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो सामाजिकता की बातें करते हैं, भाषा की बातें करते हैं, यानी कि वो समाज की बात करते हैं, और समाज में ही तो विकास होता है, ऐसा कहते हैं ये। तो वाइगोत्स्की, देखिए वाइगोत्स्की में गोत आ रहा है, गोत यानी कि गोत्र, और गोत कहाँ होता है? समाज में ही तो होता है ना। तो वाइगोत्स्की से समाज का संबंध आपको कर लेना है। ठीक है, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत क्या होता है? अमृत अमृत होता है, और इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है विष, यानी कि इसका विलोम होता है विष, यानी कि जहर।
जहर का विलोम हो गया अमृत। हिंदी का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा भारत का कितना क्षेत्र घेरता है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से हरियाणा का कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। तो यह कितना होता है? यह मात्र 1.34% ही होता है। यानी कि जो हरियाणा है वह पूरे भारत की ज़मीन में से सिर्फ इतनी ज़मीन लेता है। जो हमारा क्षेत्र है वह सिर्फ इतना सा ही है। लेकिन जो राजस्थान है वह भारत का 10% हिस्सा कवर करता है, इसलिए वह सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। महाद्वीप नहीं है, आपको हमने अभी डिस्कस कर दिया कि टोटल 7 महाद्वीप हैं। बताइए इनमें से एशिया तो है, यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, लेकिन अमेरिका नाम से कोई महाद्वीप नहीं है। या तो उत्तर अमेरिका है या फिर दक्षिण अमेरिका है। तो यहाँ पर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, प्यारा सा बेसिक सा मैथ का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। 200 रुपये की वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हुआ? 200 पर कितना लाभ हुआ है ये बताएं। 200 पर 40 हुआ है, तो क्या यह 40% हो गया? नहीं, परसेंट हमेशा 100 पर निकलता है दोस्तों, 200 पर परसेंट नहीं निकलता। तो जब 200 पर 40 हुआ है तो 100 पर इसका आधा होगा ना, 20 होगा, यानी कि 20% लाभ हो गया। तो इसको टिक मारो, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हल करें। प्यारा सा क्वेश्चन है, आप कर ही लेंगे, चलो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर कोई ऐसी राशि, रकम, नंबर दिए हुए हैं तो इसका करना क्या है? इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं जोड़ने लग जाना है कि 3 + 5 8 × 10 80 बटे 2 40 - 8 32, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर बोर्ड मास का यूज होता है, बोर्ड मास का यूज होता है, या यूँ कहें कि भागु योग का इस्तेमाल हम करते हैं। राइटिंग काफ़ी सुंदर सुंदर तो नहीं आ रही है, लेकिन समझाने के लिए पर्याप्त है। बोर्ड मास क्या होता है? ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और क्या? सब्सट्रैक्ट, घटा, ठीक है। भाग, गुणा, योगफल और गुणनफल, है ना। तो हमने क्या सीखा कि पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोल लेंगे, उसके बाद ऑफ यानी कि का दिया हुआ है तो वो खोल लेंगे, लेकिन वो सब तो नहीं है। सिर्फ डिवाइड, स्टार्टिंग में डिवाइड करना है। 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया यहाँ पर। मल्टीपल करना है, 5 × 5 25। अब ऐड करना है, 25 + 3 28। अब सब्ट्रैक्ट करना है, 28 - 8 20। तो आंसर 20 हो गया। बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? हिंदी का एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं, या यूँ कहें कि संज्ञा के कौन से भेद हैं? अभी अगर कितने दिया होता तो ऑप्शन में ऐसे मिलता 5 3, लेकिन अभी पूछा है कि संज्ञा के भेद कौन से हैं। इनमें से एक ऑप्शन सही मिलेगा। तो देखते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये तो संधि के भेद हैं, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार की होती है संधि। उपमा, यमक, रूपक, ये अलंकार हैं, ये भी नहीं होगा। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और परिमाणवाचक, ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, ये भी नहीं होगा। तो इसी कारण हम सी को अपना लॉक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सोमनाथ इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। तो बताएं दोस्तों, इसमें नाउन क्या है? नाउन सोमनाथ है ना, और पर्सन भी तो नाउन है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सोमनाथ नाउन है, इज नॉट हेल्दी नहीं है, सोमनाथ नाउन है। तो यहाँ पर सोमनाथ आंसर हो जाएगा, ठीक है। दांडी मार्च के बारे में सत्य है। क्या सत्य है भाई? 1930 की घटना है, नमक से संबंधित है, अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा है। तीनों बातें ठीक हैं, तो सही, सभी सही है पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। बोलते तो हैं कि धारा 370 तोड़ दी है, हटा दी है, और जम्मू कश्मीर अब पहले वाला नहीं रहा, ठीक है। बच्चे के लिए पहला शिक्षक कौन होता है? माँ होती है। अगर ऑप्शन में माँ नहीं है तो परिवार है। सीडीपी का सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये। और बिल्कुल बेसिक बातें क्या होती हैं कि पहला शिक्षक माँ होता है, माँ होती है, या परिवार होता है, या यूँ कहें कि सीडीपी किसको सेंटर में रखती है? सीडीपी बच्चे को सेंटर में रखती है। बस ये 2 बातें ऐसी हैं जिससे पूरी सीडीपी चलती है। इसके बाद अगला प्यारा सा क्वेश्चन, अंजलि पढ़ने में कठिनाई महसूस करती है। तो संदीप उसे
संबंधित सहायता प्रदान करता है। संदीप क्या प्रदान कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है। सहायता का नाम क्या होगा? प्रॉपर स्कैफोल्डिंग वो कर रहा है। देखिए, स्कैफोल्डिंग इसका आंसर हो जाएगा जब कोई भी व्यक्ति, बच्चा, आवश्यक नहीं कि वह सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में ही हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है, जब वह करना चाह रहा है लेकिन वह अटक रहा है, तो वहाँ पर जानकार के द्वारा दी गई मदद स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। ठीक है, स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। अब जो व्यक्ति जानकार है या जिसको नॉलेज है ना, जो मदद कर रहा है वह, उसको नॉलेज तो होगी ही, तो वह क्या कहलाएगा? उसको बोल देंगे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि उसको नॉलेज थी इसलिए उसने हेल्प कर दी। तो संदीप यहाँ पर MKO है और जो मदद दी जा रही है वह स्कैफोल्डिंग है। दोनों बातें क्लियर है। तो तीसरी बात बता दूँ, ZPD क्या है? जिस दायरे में मदद दी जा रही है वह ZPD ही है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, तो यह जो दायरा है इसको ZPD बोल देंगे। ठीक है, तीनों बातें अब तो समझ में आ ही गई। जो मदद दी जा रही है वह स्कैफोल्डिंग है, जिसके द्वारा दी जा रही है वह MKO है, और जिस दायरे में मदद की जा रही है वह ZPD है। प्यारा सा क्वेश्चन 25वें नंबर का, कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? जो भारत की 3 मुख्य शैलियाँ हैं उनमें जो दक्षिण भारत की शैली है उसको द्रविड़ शैली बोल देते हैं, और जो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मंदिर हैं वह इसी शैली में अधिकतर बने हुए मिलते हैं। मीनाक्षी मंदिर इसका मुख्य उदाहरण है। बृहदेश्वर के मंदिर और कांचीपुरम के मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में मैंने अभी अभी क्लास करने से पहले टेलीग्राम पर भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाला था, जिसको पढ़कर आपको 2-3 नंबर का फ़ायदा आसानी से हो ही जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़े रहें। अच्छा, जिसको नहीं पता कि टेलीग्राम किस नाम से है, अभी डिस्कस कर लेते हैं कि टेलीग्राम किस नाम से है। जो ये द टीचर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे 02 लगाएंगे तो इस नाम से अपना टेलीग्राम आ जाता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल ही जाता है। 26वां क्वेश्चन आपके लिए देके जा रहा हूँ, बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? आपको बताना है। एक मुख्य साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी CDP के लिए, उन्होंने यह कहा है, लेकिन वह कौन है आप बताएंगे। ऐसी क्लासें कर लिया करो, क्योंकि कम समय में आपको सभी सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है, और आपका एक छोटा सा टेस्ट भी साथ साथ में हो ही जाता है, और एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कई बातें डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रकार आज हमने EVS, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, CDP और कई सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और जैसे ये क्वेश्चन था मुगल काल वाला और मीनाक्षी मंदिर वाला क्वेश्चन है, वो तो फाइन आर्ट में भी काम आते हैं। अगर कोई TGT फाइन आर्ट कर रहा है, PGT फाइन आर्ट कर रहा है ना, तो उसमें भी तो वो काम आ जाते हैं। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्लास कर ली, काफ़ी प्यारी क्लास थी, और स्टडी करते ही रहना है। HTET आपका आने ही वाला है, बहुत पास है, और इसी तरह पढ़ते रहिए, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो हर रात को 9 बजे क्विज होती है उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वहीं पर हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए हुए होते हैं टेलीग्राम पे ही, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है पढ़ने में, कोई डाउट आ रहा है, तो उससे संबंधित डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अटक रहा है वह बता सकते हैं, या कोई क्लास चाहिए आपको किसी सब्जेक्ट की। वैसे क्लासेस प्रॉपर आ ही रही हैं, मैराथन भी काफ़ी आ चुकी हैं, CDP की भी आ चुकी है, जीन पियाजे की काफ़ी प्यारी मैराथन है। इसके बाद हिंदी की तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रीजनिंग की भी प्यारी सी मैराथन आ चुकी है, और हरियाणा जीके की अभी जो 2 नई मैराथन आई हैं, वो अगर आप देख लेते हैं, जिन्होंने कभी भी हरियाणा जीके नहीं पढ़ी, वो भी बोलेंगे कि सर वाह क्या क्लास बनाई है। आप बोलते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पढ़ते रहिए, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। द टीचर्स आपके साथ है, अब की बार आपका HTET पार हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं, हम नहीं बोलते, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आप खुद ही कर देते हैं। बार बार क्या बोलना है यार, है ना। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।